Hello everyone. So this is the fourth principle of insurance, right? पहले तीन आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं, उनको समझ में कर लिया है, मीन्स आपको समझ में आ गया है। तो नंबर फोर्थ आता है, दैट इज़ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल जो बनाया गया है उसमें ये कहा जाता है कि अगर एक इंश्योर्ड जो है, मीन्स जैसे किसी कोई मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने अगर अपनी किसी प्रॉपर्टी का या अपनी फैक्ट्री का या किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस कराया है किसी एक कंपनी से, ठीक है, और किसी दूसरी कंपनी से भी उसका इंश्योरेंस करा लिया है। मतलब क्या हुआ कि एक ही प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस दो या तीन कंपनी से अगर आपने करा लिया है, ठीक है, मीन्स आपके इंश्योरर्स जो हैं वो दो हैं या दो से ज़्यादा हैं, तो लॉस की कंडीशन में आपको जो कंपनसेशन मिलता है वो कंप्लीट या फुल कंपनसेशन नहीं मिलेगा। वो कंपनसेशन उन दोनों कंपनीज़ में, या वो ज़्यादा अगर हैं तो तीन हैं या चार हैं, मान लीजिए दो हैं, तो दोनों कंपनीज़ में वो लॉस का डिवीज़न हो जाएगा, माने वो लॉस डिवाइड हो जाएगा। दोनों कंपनीज़ आपको कंपनसेट करेंगी लेकिन पूरे पैसे का नहीं करेंगी, ठीक है। तो इसमें कई बार देखा गया है कि फ्रॉड भी करते हैं, बताते नहीं हैं लेकिन वो पता चल जाता है, दूसरी कंपनी से इंक्वायरी भी मिल जाती है। तो किसी ने अगर फायर इंश्योरेंस कराया है और फायर इंश्योरेंस के बाद वहाँ पे कोई जो है मिस हैपनिंग हो गई, ऐसी आग लग गई है, तो दोनों कंपनीज़ जो है ये चेक करेंगी कि कितने का लॉस हुआ है। तो दोनों कंपनीज़ जिनसे भी आपने इंश्योरेंस कराया हुआ था वो आपको मीन्स एक प्रोपोर्शन पर, ठीक है, जिस प्रोपोर्शन पे आपने इंश्योरेंस कराया था उसी प्रोपोर्शन पर वो आपको कंट्रीब्यूट मीन्स आपको कंपनसेशन देंगी, माने वो उस लॉस का कंट्रीब्यूशन कर लेती हैं, ठीक है, उस लॉस को बांट देती हैं दोनों कंपनीज़ को, ठीक है। मान लीजिए कंपनी ए है, कंपनी बी है, तो आपने कंपनी ए से 1 लाख रुपीज़ का कराया था, कंपनी बी से 75,000 का कराया था या 50,000 का इंश्योरेंस कराया था, ठीक है। तो वो दोनों कंपनीज जो हैं वो जिसके पास जितना अमाउंट है उस एवज़ में आपको कंपनसेट कर देंगी, ठीक है। जैसे जो कंपनी ए है वो 2/3 का दे दे, कंपनी बी 1/3 का दे दे आपको उस पैसे में से, और आपका कंपनसेशन पूरा हो जाए, ठीक, क्योंकि लॉस जितने का हुआ है वो अमाउंट पूरा करना है उन दोनों कंपनीज़ को, राइट। तो वेयर द सेम सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड विथ टू और मोर इंश्योरर्स, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस इज डिवाइडेड अमंग द इंश्योरर्स, ठीक है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस इज डिवाइडेड अमंग द इंश्योरर्स। इट अप्लाइज ओनली टू द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडैमिनिटी, ठीक है, मीन्स जितना लॉस हुआ है उतना ही उन दोनों कंपनीज में डिवाइड हो जाता है। समझ में आ गया? कंट्रीब्यूशन है ये, कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, ठीक है, फोर्थ नंबर पे। नेक्स्ट नंबर आता है 5, ये कहता है सबॉर्गेशन, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक कहावत कही जाती है यहाँ पर कि द इंश्योरर स्टेप्स इनटू द शूज़ ऑफ द इंश्योर्ड। इंश्योरेंस कंपनी जिस अपने कस्टमर का, जिसने इंश्योरेंस कराया है, उसके जूते में पैर रख देती है, माने उसका जूता उसका हो जाता है। अब देखो कैसे होता है, क्या होता है। जैसे आपने फायर इंश्योरेंस कराया था या आपने अपनी कार का इंश्योरेंस कराया था, मान लो, ठीक है, कार का अच्छे से एक्सीडेंट हो गया, माने ठीक ठाक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जिस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस किया हुआ है, जैसे कार का हुआ था इंश्योरेंस, तो उसके डैमेज होने पर वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कंपनी की हो जाती है, माने ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। आपने जितने का इंश्योरेंस कराया था आपको उतने पैसे मिल जाएंगे। बात सही है? समझ में आ गई? मतलब आपने जितने का इंश्योरेंस कराया था आपको उतने पैसे मिल जाएंगे और वो प्रॉपर्टी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी की हो जाएगी, ठीक है। इसे ही कहते हैं कि, इसलिए कहते हैं कि इंश्योरर स्टेप्स इनटू द शू ऑफ द इंश्योर्ड, मतलब कि
इंश्योर्ड के पैर में, मतलब कि जिसने इंश्योरेंस करा रखा है उसके जूते में इंश्योरेंस कंपनी का पैर आ जाता है, माने मालिकाना हक, ऑनरशिप होती है वो इंश्योरेंस कंपनी की हो जाती है। ठीक है, अब वो इंश्योरेंस कंपनी उस प्रॉपर्टी का, जिसका आपने जो इंश्योरेंस कराया था उस प्रॉपर्टी का क्या करेगी वो उसकी मर्ज़ी है। वो उसे बेचेगी, सही कराएगी, या सही कराने के बाद फिर से सेल करेगी, वो कुछ भी करे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने इंश्योरेंस करा रखा था तो आपको उतने पैसे इंश्योरेंस के मिल जाएंगे जितने का आपका जो इंश्योरेंस था वो हुआ था। ठीक है, तो इसमें बड़ा ध्यान रखना होता है कि जो कस्टमर है वो प्रॉपर्टी, अगर कई बार ये फ्रॉड भी करने की कोशिश की गई थी कि प्रॉपर्टी को जानबूझ के डैमेज किया गया और इंश्योरेंस का कंपनसेशन लेने की कोशिश की गई और कंपनसेशन मिल भी गया, वो पूरा पैसे मिल भी गए और प्रॉपर्टी को छोड़ने की बात आती है। तो कि जैसे मान लो आपने एक फायर इंश्योरेंस करा रखा था फैक्ट्री का, आपका सामान रखा हुआ है उसमें, तो उसमें जानबूझ के आग लगवा दी और इंश्योरेंस कंपनी आई, उसने चेक किया, ठीक है अब इतना लॉस हुआ है, उसने पैसे ले लिए। ठीक है, अब पैसे मिल गए, वो जो सामान जला हुआ पड़ा है वो भी वैसे ही पड़ा है। अब कस्टमर कई बार ये कोशिश करता था कि वो सामान में से बचा हुआ निकाल ले या उसको ठीक करा ले या कुछ और कराए और फिर उसको भी बेच ले। तो जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको तो दोनों तरफ से फ़ायदा हुआ। ठीक है, तब ये प्रिंसिपल सामने आया था कि इंश्योरेंस कंपनी जो है, अगर आपने जिस चीज़ का इंश्योरेंस कराया है वो उसको डैमेज होता है तो उसकी ऑनरशिप किसके पास चली जाएगी? इंश्योरेंस कंपनी के पास चली जाएगी। आपका उस पर हक ख़त्म हो गया क्योंकि आपने उस एवज़ के पैसे ले लिए हैं। ठीक है, तो अंडर subrogation the insured steps into the shoe of the insured after paying the amount of loss. He is entitled to exercise all the rights, ठीक है, all the rights and remedies of the insured in respect of the damaged property and against a third party who is responsible for the loss. Is it clear? तो पैर में जूते जाने वाली बात समझ में आ गई है कि इंश्योरेंस कंपनी का की ऑनरशिप हो जाती है अगर वो कंपनसेशन दे देती है तब आपके लॉस का। तो ये प्रिंसिपल काम करता है जिससे कि थोड़ा सा फ़ायदा इंश्योरेंस कंपनी को भी हो जाए, है ना। वरना तो क्योंकि अगर इंश्योरेंस कंपनी वो प्रोडक्ट को या प्रॉपर्टी को जिसका उसने कंपनसेशन दिया है उसे ले जाती है, उसे बेचती है, तो थोड़े पैसे उसमें से बचते हैं तो वो इंश्योरेंस कंपनी अपने पास रख लेगी, उसको भी थोड़ा फ़ायदा होना चाहिए। ठीक, क्योंकि आप प्रीमियम तो दे ही रहे थे लेकिन हो सकता है कि आपके अभी पॉलिसी रनिंग में हो, आपने कंपनसेशन बीच में ही मिल गया आपको, है ना, बीच में ही मिलेगा, वरना तो वो पूरी हो जाने के बाद तो कोई पैसे का मतलब ही नहीं होता। ठीक के बात, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉस ये एक ड्यूटी को बताता है इंश्योर्ड की। आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आपने जिस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस लिया है आप उसका पूरी तरह से केयर करोगे। ऐसा नहीं है कि आप जो हैं वो केयरलेस हो जाएं, बिल्कुल लापरवाह हो जाएं कि हमने इंश्योरेंस करा रखा है छोड़ दो इस चीज़ को, आप केयर ना करें। जैसे आपने फायर इंश्योरेंस कराया है तो फायर इंश्योरेंस कराते वक्त जो उसके एजेंट्स हैं वो आपके जिस भी प्रॉपर्टी का आपने फायर इंश्योरेंस कराओगे आप, तो उसका पूरा चेकअप करेंगे कि यहाँ पर आग लगने का ख़तरा किन किन चीज़ों से हो सकता है, तो उनकी केयर आपको पूरी तरह से करनी है। जितने गवर्नमेंटल लॉज हैं, जितने नॉर्म्स गवर्नमेंट बताती है कि आपको आग से बचने के लिए ये सुविधाएं रखनी चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे कि सिलेंडर्स होने चाहिए, खुली जगह पर सामान होना चाहिए, वायरिंग अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए कि उसमें शॉर्ट सर्किट ना हो, आग ना लग जाए, या जो एम्प्लॉयज़ हैं वो स्मोकिंग ना करते हों, वहाँ पर मैच बॉक्स ना हो, या ऐसी कोई भी एक कंडीशन नहीं होनी चाहिए जिससे कि आग लग सकती हो। मतलब आपको गवर्नमेंट नॉर्म्स को पूरी तरह से सिक्योर करना मीन्स आपको उन्हें फॉलो करना होता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी भी इस चीज़ का ध्यान रखवाती है और ये कहती भी है, ये इसलिए ये प्रिंसिपल बनाया गया है, ये प्रिंसिपल भी यही कहता है कि आपने इंश्योरेंस करा लिया है तो ऐसा नहीं हो कि आप बिल्कुल केयरलेस हो जाओ। ठीक है, आपको केयरलेस नहीं होना है, आपको उस चीज़ के लिए उतने ही केयरफुल होना है कि आपने शायद जैसे मान लो कि आपने इसका इंश्योरेंस नहीं कराया हो।
ठीक है, इंश्योरेंस कराने का ये मतलब नहीं है कि आप जो हैं बिल्कुल केयरलेस हो जाएं और आप सोचें कि अगर कोई डैमेज होगा तो इंश्योरेंस कंपनी भर देगी, हमें कोई मतलब नहीं है, ख़राब होने दो चीज़ों को। ठीक है, कि जैसे आग लग गई है तो आपने कुछ नहीं किया, आप बैठे रहे कि इंश्योरेंस कंपनी जो है इसका भुगतान तो कर ही देगी, हमें कंपनसेशन मिल ही जाएगा, तो हम कोई बचाव नहीं कर रहे। ठीक है, ना ही हम पहले कर रहे हैं ना ही बाद में कर रहे हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं होता है। यही प्रिंसिपल कहता है कि आपको आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जो हैं रिस्पॉन्सिबल स्टेप्स को उठाएं ज़रूर। ठीक है, पहले भी इंश्योरेंस कराते वक्त आपके पास सारी सुविधाएं होनी चाहिए कि जिससे कि कोई लॉस ना हो, कोई डैमेज ना हो, आप ध्यान रखें। ठीक है, या फिर अगर वो हैपनिंग आपके सामने ही हो रही है तो आप कोशिश करिए कि जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी बचे वो बचा लें, और ये कस्टमर के लिए ही फ़ायदा है। क्योंकि अगर आप उस टाइम पे जैसे आग लग गई, ठीक, आप अपनी चीज़ों को बचाने की कोशिश नहीं करोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बच जाएं, मेरी आग को बुझाने की कोशिश नहीं करोगे, तो जो और ज़्यादा डैमेज होगा, तो जितना भी प्रॉपर्टी जा रही है आपकी, वो सबऑर्गेशन के अंडर में क्या होगा कि उसका राइट किसके पास चला जाएगा, माने उसकी ऑनरशिप किसके पास चली जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी के पास। इंश्योरेंस कंपनी सारा ही उठा के ले जाने वाली है, फिर आपको कुछ नहीं देगी वो, क्योंकि आपको कंपनसेशन मिल रहा है। आप जितनी भी प्रॉपर्टी जली हो ना जली हो, वो पूरा एरिया था उसको सबको साफ़ करके ले जाएगी इंश्योरेंस कंपनी, का हक हो गया उस पर अब। तो इसलिए ही कहा जाता है कि मिटिगेशन ऑफ लॉस को ध्यान में रखें, आप बचाएं जितना ज़्यादा बच सकता हो। ठीक है, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबल स्टेप्स टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ लॉस इन द इवेंट ऑफ मिसहैप। ठीक है, इवेंट ऑफ मिसहैप मतलब जब भी कुछ बुरा हो रहा हो तो उस टाइम पर आप कम से कम करने की कोशिश करिए। ठीक है, मीन्स उसको कम करने की कोशिश करिए कि आप जो है बचा लें अपना सामान, क्योंकि नुकसान आपका ही होगा। सही है, और suffers loss in doing so, he can recover the same from the insurer। ठीक है, ही कौन है, ये कंपनी है वो। राइट, तो ये थे आज के तीनों प्रिंसिपल्स। राइट, मिटिगेशन ऑफ लॉस। ओके, तो नेक्स्ट जो लास्ट प्रिंसिपल बचता है, चलो इसको भी कर लेते हैं। इसको कहते हैं कॉजा प्रॉक्सिमा। कॉजा प्रॉक्सिमा ये देखता है कि नियरेस्ट कॉज, इमीडिएट कॉज क्या था लॉस का। ठीक है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि इट मीन्स द प्रॉक्सिमेट और नियरेस्ट कॉज, सबसे मतलब कि नियरेस्ट रीज़न क्या था, सबसे पहला कारण क्या था कि लॉस हुआ, उसके लिए आप कंपनसेशन देंगे। बात समझ में आई? मतलब जैसे कि आग लगने की बात है, एक्सीडेंट होने की बात है, या फिर चोरी हो जाने की बात है किसी जो प्रॉपर्टी है आपकी, तो उसमें डैमेज तो हुआ है, चोरी हो जाए तो एक इंश्योरेंस बनता है, फायर में अलग से इंश्योरेंस बनता है, या फिर जैसे जो वैसे डैमेज हैं कि आपकी छतें गिर गई, इसके ऊपर कमज़ोर थी, है ना, इंश्योरेंस कंपनी से भी गलती हो सकती है कई बार, उसने बिल्डिंग नहीं देखी जहाँ प्रोडक्ट रखा था, आपने प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करा लिया था। जैसे कार का इंश्योरेंस है, तो मतलब कार में डैमेज बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं ना। तो इसमें क्या मतलब है कि आपने कार का इंश्योरेंस कराया, कार खड़ी है, जो मान लो कि जो इलेक्ट्रिशियंस हैं गवर्नमेंटल, जो स्ट्रीट लैंप्स लगी होती हैं उनको ठीक करने के लिए आए हैं, और उनकी गलती से वो पूरा का पूरा खंबा ही गाड़ी के ऊपर गिर जाए, है ना, एक्सीडेंटल बीमा हुआ है, यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। ठीक, तो ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि नियरेस्ट कॉज, देखिए आप क्या कहता है। ठीक है, चलो देखो इसको पढ़ते हैं। इट मीन्स द प्रॉक्सिमेट और नियरेस्ट कॉज इफ़ देयर आर मोर कॉजेज फॉर लॉस। एक से ज़्यादा कारण तो हो ही सकते हैं, सही बात है। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा इज़ फॉलोड, जब एक से ज़्यादा रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि जो शिप्स की बात बताई थी कि यूरोप से जब इंडिया शिप्स आते थे, वो उस टाइम पे तो वुडन शिप्स ही थे, तो वुडन शिप्स आते थे, सामान रख के आते थे उसके अंदर,
तो उनका इंश्योरेंस कराया गया कि वो डूब जाएं, वो शिंक हो जाते हैं, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो उनका सामान ख़राब हो जाता है, तो उसका इंश्योरेंस था। ठीक है, जहाज़ खड़ा हुआ है, उसमें लोडिंग चल रही है, ठीक है, बहुत सारे चूहे और कुछ जानवर भी उसके अंदर उसके सामान के साथ साथ चले जाते हैं और वो लकड़ी ख़राब कर देते हैं, मान लो काट देते हैं लकड़ी नीचे से और उसमें होल हो जाता है, पानी भरता है, सामान ख़राब हो जाता है। ठीक है, इंश्योरेंस किस चीज़ का है, यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। समझ में आ गई कंडीशन। तो द कॉजेज और ऑफ लॉसेस मे बी रिमोट कॉजेज एंड द इमीडिएट कॉजेज, मतलब कुछ दूर के कारण भी हो सकते हैं, कुछ पास के कारण भी हो सकते हैं। तो इंश्योरर इज लायबल ओनली इफ द इंश्योर्ड रिस्क इज इमीडिएट कॉज ऑफ लॉस। तो इंश्योरर सबसे पहले कारण के लिए इंश्योरेंस देगा। ठीक है, आपको पानी में डूबने के लिए जो है वो पानी से ख़राब होने या जहाज़ के डूब जाने पर आपको इंश्योरेंस मिलने वाला था, चूहों ने काट दिया, होल कर दिया, आपके जहाज़ में पहले से होल था, आपको पता नहीं चला, 15-20 किलोमीटर के बाद आपका जहाज़ वहाँ डूब जाता है। ठीक है, तो आपको इंश्योरेंस मिलने का मतलब नहीं होता। वो चेक करेगी कंपनी कि रीज़न क्या था, नियरेस्ट रीज़न क्या था। फायर इंश्योरेंस कराया है आपने, फायर इंश्योरेंस कराने के बाद आपको ये कहा गया था कि जो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा इस एरिया में, हमने जो है अंडरलाइन करा रखा है सब कुछ, हम यहाँ कोई स्मोकिंग नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आग नहीं लगेगी। ठीक है, आप ही खुद या आपका कोई एम्प्लॉय जो है वो सिगरेट स्मोक करते हुए आया, ठीक है, और उसने सिगरेट वहीं छोड़ दी थी, ठीक, या फिर आपने वैसे ही जो है हीटर जला लिया था कोई, उसकी वजह से आग लग गई, तो प्रॉब्लम क्या। अब यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी उस कॉज को देखेगी, नियरेस्ट कॉज कौन सा था जिसके लिए इंश्योरेंस दिया गया था। जैसे कार के लिए बताया कि कार का एक्सीडेंटल बीमा हुआ है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है कि रोड पर अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो उसमें जो डैमेज आएगा तब कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, लायबल होगी, माने कंपनसेट करेगी। लेकिन गाड़ी खड़ी है और उसके ऊपर पूरा का पूरा जो है वो बीम आके गिर जाता है, मींस जो स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं, खंबा होता है, वो आके पूरा का पूरा गिर जाता है और वो गाड़ी टूट जाती है काफ़ी बुरी तरह से, तब यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो प्रॉक्सिमा कॉज को फॉलो करवाती हैं कि भाई हम रीज़न नहीं है। जैसे एक और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो ध्यान करने वाली है वो है एक्ट ऑफ गॉड, जो इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए क्लेम नहीं देती। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब है कि आपकी गाड़ी खड़ी है, बहुत तेज़ तूफ़ान आया और पेड़ गाड़ी पे गिर गया, ठीक है, उसको एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं, जो ह्यूमंस नहीं कर रहे हैं, है ना। OMG मूवी शायद आपने देखी होगी, ओ माई गॉड, परेश रावल, अक्षय कुमार, है ना, तो वो पूरी मूवी इसी चीज़ पर बनी हुई है। एक्ट ऑफ गॉड के लिए ज़िम्मेदार कौन होगा, वो तो फिर वो स्टोरी कहीं और ले जाते हैं कि इस पर केस कर दो, उस पर केस कर दो, इट डज़न्ट मैटर। मगर जो अगर हम इकोनॉमिकली बात करें तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पेएबल नहीं हो जाती है। ठीक है, तो जो प्रॉक्सिमेट है, नियरेस्ट है, ठीक है, इमीडिएट रीज़न है, उसके लिए लायबल होंगे, किसी और चीज़ के लिए लायबल नहीं होंगे। इकोनॉमिकली सोचिए बस। ठीक है, तो द इंश्योरर इज़ नॉट लायबल टू कंपनसेट फॉर द लॉस। ठीक है, तो ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। आई होप कि आपको सभी एक्सप्लेन वे में समझ में आ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो यू कैन कमेंट मी। ठीक है, एक एक को ठीक से पढ़िए, इनको नोट कर लीजिए, चाहे वो इजी मीन्स ये काफ़ी इजी लैंग्वेज और शॉर्टली लिख दिया गया है। ठीक है, जब एक क्वेश्चन आता है तो या तो डायरेक्टली किसी का नेम देकर पूछा जाता है कि ये इसको डिफ़ाइन कर दो, या फिर एक केस दे दिया जाता है आपको कि ऐसा हुआ तो बताइए कौन सा प्रिंसिपल लगना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी को क्या करना चाहिए, वो कंपनसेट करेगी कि नहीं करेगी। तो ये जो सारा वे ऑफ राइटिंग है वो तभी आएगा जब आप अच्छे से प्रिंसिपल्स या जो पॉइंट्स हैं वो समझ पाएँ, क्योंकि केस स्टडी बेस ही पेपर्स आते हैं आपके। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चंस जो हैं वो 30% ही होते हैं, समझ गए, 30% ही डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, बाकी सब केस स्टडीज़ होती हैं, मींस केसेस होते हैं। इसलिए मैं आपको छोटी छोटी कहानियाँ या जो इवेंट्स हैं वो बताता रहता हूँ कि आपका माइंड उसी तरह से मेकअप होता रहे।
और वैसे मेकअप होगा तो आप इवेंट्स को सुनकर उनका आंसर पढ़कर उनका आंसर लिख पाओगे, राइट। सो सी यू सून विद द नेक्स्ट टॉपिक। गुड बाय।